हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे दिनांक 13 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक। पहला शुरू करते हैं 13 नवंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना में 5 दिवसीय राजकीय यात्रा समाप्त की। इसमें नीचे संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 से 15 नवंबर 2025 तक बोत्सवाना गणराज्य का राजकीय यात्रा संपन्न की। अगला, यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। अगला, बोत्सवाना यात्रा के दौरान उन्होंने अपने समकक्ष और बोत्सवाना सरकार के अन्य प्रमुखों से मुलाकात भी की। अगला, यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, विशेष रूप से व्यापार, रक्षा और खनन क्षेत्रों में। इसमें हस्ताक्षर किए समझौता हुआ था। व्यापार, रक्षा और खनन से संबंधित जो समझौता हुआ था उस समझौते वाले दस्तावेज में हस्ताक्षर हुआ था। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति मुर्मू ने बोत्सवाना में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। अगला पॉइंट, बोत्सवाना अफ्रीका में भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारों में से एक है। अगला पॉइंट, यह यात्रा भारत की अफ्रीका तक अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने की लुक अफ्रीका नीति के तहत आती है। लुक अफ्रीका यानी कि उनकी यहाँ की एक नीति होती है, वो उससे फेमस हुआ है। ये मतलब उस प्रकार की कूटनीति अपनाते हैं अफ्रीका के लोग। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड के लिए महत्वपूर्ण है। चलो अगला देखते हैं। इसमें क्या हुआ था। COP30 में बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना का शुभारंभ यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि COP30 में बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना, इनको याद रखेंगे, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें पॉइंट है, पॉइंट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30, ठीक है, में बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलेम शहर में हुआ, जहां जलवायु और स्वास्थ्य के बीच संबंध पर चर्चा हुई। इस कार्य योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को संबोधित करना है। अगला पॉइंट, इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित बीमारियों जैसे वेक्टर जनित रोग, ठीक है, इसको याद रखेंगे, उसकी रोकथाम और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। अगला पॉइंट, यह जलवायु परिवर्तन को एक स्वास्थ्य संकट के रूप में पहचानती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट,
बेलेम घोषणा पत्र भी अपनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य को जलवायु नीतियों के केंद्र में रखने का आह्वान किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, इस योजना का समर्थन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका फुल फॉर्म होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में शॉर्ट में बोलेंगे WHO और अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इनके साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों ने किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया है। यह पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण UPSC विषय है। ठीक है, अगला देखते हैं। कैबिनेट ने 4 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाया। ठीक है, रॉयल्टी दरों को, ठीक है, खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को, इसको याद रखेंगे। कैबिनेट, ठीक है, 4 महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि लिथियम, टाइटेनियम, बेरिलियम और नाइओबियम के लिए रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी। ठीक है, चार खनिज यानी कौन कौन सा है। एक हो गया लिथियम, दूसरा हो गया टाइटेनियम, तीसरा हो गया बेरिलियम और चौथा हो गया नाइओबियम। ठीक है, अगला पॉइंट, यह निर्णय इन खनिजों के घरेलू खनन और अन्वेषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। लिथियम और नाइओबियम जैसे खनिज हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके लिए? खनिज हरित ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों, ठीक है, उच्च तकनीक उद्योगों, ठीक है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। क्या क्या चीज? लिथियम और नाइओबियम। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। रॉयल्टी दरों को कम या तर्कसंगत बनाने से निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसका लक्ष्य इन खनिजों में भारत की आयात निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता हासिल करना है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह फैसला खान और खनिज यानी कि विकास और विनियमन, ठीक है, अधिनियम में हालिया संशोधनों के अनुरूप है। यानी कि खान और खनिज अधिनियम, जिसको बोलेंगे विकास और विनियमन, ठीक है, उस हालिया संशोधनों के अनुरूप है। अगला पॉइंट है, भारत का प्रयास है कि महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक मजबूत और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जाए। ठीक है, ये भारत की कोशिश है। और आखिरी पॉइंट है, यह अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और संसाधन लामबंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय है। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और संसाधन लामबंदी से संबंधित, ठीक है, लामबंदी
आप लोग जानते ही होंगे किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। फिर अगला देखते हैं, माइटी द्वारा अधिसूचित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025। इसको याद रखेंगे, माइटी द्वारा अधिसूचित, ठीक है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, ठीक है, 2025 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या आता है देख लेते हैं। पॉइंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि माइटी ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 डीपीडीपी रूल्स को अधिसूचित किया है। किसको? डीपीडीपी यानी कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025, जिसको शॉर्ट बोलेंगे डीपीडीपी रूल्स को अधिसूचित किया है। किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी ने, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये नियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि 2025 में जो लागू हुआ है वो 2023 में के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2023 में लागू हुआ था। उसके प्रावधानों को लागू करने के 2023 में हुआ होगा, उसको लागू करने के लिए 2025 में इसे शुरू किया गया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, इन नियमों का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और डेटा दुरुपयोग को रोकना है, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है, इसमें डेटा फिड्यूशियरी के लिए डेटा संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश शामिल है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, नियमों में उल्लंघन के लिए दंड और शिकायत निवारण तंत्र का भी उल्लेख है, ठीक है। नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंड और शिकायत निवारण तंत्र का भी उल्लेख है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है या फिर नियमों के विरुद्ध कोई जाता है तो उसके लिए दंड और शिकायत निवारण तंत्र है उसके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह डेटा संरक्षण के संबंध में भारत के कानूनी ढांचे को मजबूत करता है और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप लाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, डीपीडीपी अधिनियम भारत में डेटा गोपनीयता और डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कानून है, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट है, यह विषय शासन, प्रौद्योगिकी और कानून पहलुओं के कारण यूपीएससी, एएससी और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो डीपीडीपी लागू हुआ है 2025 में, वो किसके लिए? शासन, प्रौद्योगिकी और कानूनी पहलुओं के कारण यूपीएससी, एएससी और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखते हैं, लद्दाख में न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन, ठीक है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर बेस है, लद्दाख में न्यूमा एयरबेस, ठीक है। इसका पॉइंट देख लेते हैं, सीमा सड़क संगठन जिसे बीआरओ कहते हैं, द्वारा, मतलब सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित भारत के नवीनतम और सबसे ऊंचे लड़ाकू सक्षम एयरबेस न्यूमा का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, यह एयरबेस लगभग 13,700 फीट यानी कि 4,180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे
फाइटर सक्षम एयरबेस में से एक बनाता है, यानी कि ये ऊंचाई याद रखना 13,700 फीट। ठीक है, 13,700 फीट और मीटर में 4,180 मीटर। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये इसका है, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया। ये इसका है। ठीक है, इसका उद्घाटन उत्तरी सीमा पर भारत की हवाई शक्ति को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, न्यूमा एयरबेस भारत चीन सीमा के पास स्थित है और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि किसके लिए? भारत चीन सीमा के पास स्थित है और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जरूरी है। अगला पॉइंट है, बीआरओ ने चुनौतीपूर्ण मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण पूरा किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह एयरबेस भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के संचालन को सुगम बनाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क में भी सुधार होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन भी मिलेगा। ठीक है, स्थानीय यानी कि लोकल अर्थव्यवस्था जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यह रक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास समेत एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण कर्नाटक में। मित्र शक्ति का 11वां संस्करण कर्नाटक में हो रहा है, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये पेपर में आ सकता है दोस्तों, इसको याद रखना है। और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए ही पढ़ा रहे हैं। इसका पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। भारत और श्रीलंका में सूचनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण कर्नाटक में शुरू हुआ है। ठीक है, ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य से सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। ठीक है, सैन्य से सैन्य और रक्षा सहयोग। ठीक है, रक्षा सहयोग और सैन्य से सैन्य संबंध को मजबूत करने पर केंद्रित है। अगला पॉइंट देखते हैं, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत पारंपरिक अभियानों में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान शामिल है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, दोनों सेनाओं के जवान एक साथ अभ्यास करेंगे जिससे उनके कौशल और समन्वय में सुधार होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यह अभ्यास भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, मित्र शक्ति हर साल बारी बारी से भारत और श्रीलंका में, ये याद रखेंगे दोस्तों, बार बार आ रहा है भारत श्रीलंका मित्र शक्ति, आप बोले ना, इसी वजह से बार बार इसको मैं बता रहा हूँ, भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखते हैं, रक्षा अभ्यास प्रतियोगी परीक्षाओं के रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुभागों के लिए महत्वपूर्ण है।
अब अगला देखते हैं। सिक्किम के लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों को मिला भौगोलिक संकेत जीआई टैग। जीआई टैग किसे कहते हैं, इसे हम देखते हैं नीचे, ठीक है, पॉइंट में समझेंगे, ठीक है। भारत सरकार ने सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये वाद्य यंत्र तुंगबू और पुंगटोंग पुलित है, ठीक है। यानी कि क्या चीज है, तुंगबू और पुंगटोंग पुलित, ठीक है। अब इस अगला पॉइंट देखेंगे। तुंगबू एक तार वाला वाद्य यंत्र है, जबकि पुंगटोंग पुलित एक प्रकार की बांसुरी है, ठीक है। मतलब एक वहाँ की भाषा है, कहाँ की भाषा है, सिक्किम की, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। जीआई टैग इन वाद्य यंत्रों की विशिष्ट पहचान, गुणवत्ता और लेप्चा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है, ठीक है। विशिष्ट पहचान वाद्य यंत्रों की, जीआई टैग इन वाद्य यंत्रों की विशिष्ट पहचान, गुणवत्ता और लेप्चा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। लेप्चा सिक्किम और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। जीआई टैग का उद्देश्य इन पारंपरिक उत्पादों के उत्पादकों को कानूनी सुरक्षा और वैश्विक मान्यता प्रदान करना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस कदम से लेप्चा समुदाय की कला और शिल्प को बढ़ावा मिलेगा और उनकी आजीविका में सुधार होगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। यह संस्कृति और विरासत से संबंधित विषय यूपीएससी और अन्य राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे दोस्तों, यह संस्कृति जिसे हम क्या कहते हैं, जीआई टैग बोलते हैं, ठीक है। तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित, ठीक है, कहते हैं। यह संस्कृति यानी कि जीआई, यह संस्कृति और विरासत संबंधी विषय यूपीएससी और अन्य राज्य पीएससी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी और पीएससी, ठीक है, सभी जितने भी राज्य में पीएससी का पेपर होता है उसके लिए, और इंडिया का जो यूपीएससी पेपर होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये अब अगला तारीख देखते हैं। उसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम में पूछे चाहे पीएससी के एग्जाम में पूछे, लेकिन ये आएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। अब अगला तारीख देखते हैं, दिनांक 14 नवंबर 2025, ठीक है। शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ है आरबीआई ने निर्यातकों के लिए ऋण विस्तार और मोहलत की घोषणा की, ठीक है। पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक व्यापार चुनौतियों के बीच निर्यातकों को राहत देने के लिए कई उपायों की घोषणा की, ठीक है, कई उपायों की घोषणा की। अगला पॉइंट, इन उपायों में निर्यातकों को ऋण विस्तार और मोहलत जैसी सुविधाएं शामिल है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर अगला पॉइंट, आरबीआई ने निर्यात बिलों के भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी है, जिससे उन्हें वित्तीय लचीलापन मिलेगा, यानी कि उनको समय और मिलेगा, ठीक है, ताकि उस पर कोई प्रेशर ना आए और सही तरीका से वो अपना निर्यात कर सके, ठीक है। यह निर्णय, अगला पॉइंट है, यह निर्णय विश्व स्तर पर व्यापार की धीमी गति और निर्यात क्षेत्र पर
वित्तीय दबाव को देखते हुए लिया गया। ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट, यह कदम निर्यातकों को अपनी नकदी प्रवाह का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। आरबीआई का उद्देश्य भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना और देश की विदेशी मुद्रा को सुरक्षित करना है। ठीक है, अगला पॉइंट, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े ये निर्णय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको भी आईएमपी समझ सकते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिलाएं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बता रहा हूँ उसको आप कवर कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इन उपायों से लघु और मध्यम आकार के निर्यातकों को विशेष रूप से लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि लघु व मध्यम आकार के निर्यातकों को, ठीक है, उनको लाभ होगा, विशेष रूप से लाभ होगा। ठीक है, ये आरबीआई के द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा है। ठीक है, समय सीमा देने के बाद जब समय सीमा दिया गया है उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने F404 जेट इंजनों के लिए जीई से समझौता किया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से भी एक आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक कर लो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसको आप याद कर लो, F404 जेट इंजनों के लिए जीई। ठीक है, जीई से समझौता किया। इसमें क्या क्या है इस पॉइंट में समझ लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि शॉर्ट में HAL, ठीक है, ने 113 F404 जेट इंजनों की आपूर्ति और समर्थन पैकेज के लिए जनरल इलेक्ट्रिक, जिसे हम जीई बोल रहे थे वो जनरल इलेक्ट्रिक है, उसे कहा गया है, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यह समझौता भारतीय वायुसेना के लिए 97 लाइट कॉम्बैट, ठीक है, एयरक्राफ्ट MK-1A LCA MK-1A कार्यक्रम को निष्पादन के लिए है। यानी कि पूरा लाइन याद रखेंगे दोस्तों, यह समझौता यहाँ तक याद करेंगे आप लोग। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना ठीक है अच्छे से। अगला पॉइंट है, इस ऑर्डर का मूल्य $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। अब आप समझ सकते हो दोस्तों, 1 लाख अमेरिकी डॉलर, 1 बिलियन, इस ऑर्डर का मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। ठीक है, अगर विश्व में सबसे बड़ी करेंसी है, मजबूत करेंसी है तो वो है अमेरिकी डॉलर। तो आप समझ सकते हो आप 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब कितना अधिक इसका मूल्य होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, 404 इंजन LCA MK-1A विमान को शक्ति प्रदान करेंगे जिससे भारत की रक्षा क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, अगला पॉइंट, HAL भारत में 404 इंजनों के संयुक्त उत्पादन को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा कर रहे हैं, जो LCA MK-2 ठीक जेट्स को शक्ति देंगे। यानी कि HAL भारत में 404 के संयुक्त उत्पादन को
अंतिम रूप देने पर भी चर्चा कर रहे हैं, जो LCA-MK2 जेट्स को शक्ति देंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी याद कर लेंगे आप लोग दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, सब पॉइंट याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह सौदा भारत और अमेरिकी के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह परियोजना भारतीय रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। आखिरी पॉइंट है, रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खरीद और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। भारत ब्राजील की उष्णकटिबंधीय वन सदा सुविधा में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल, यानी कि भारत ब्राजील की उष्णकटिबंधीय वन सदा सुविधा। ठीक है, भारत ब्राजील की उष्णकटिबंधीय वन सदा सुविधा। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों बोलने में, लेकिन आपको इसमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय वन सदा सुविधा भारत ब्राजील की, ठीक है, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल। ठीक है, इसमें पॉइंट में समझ लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। भारत ने ब्राजील के नेतृत्व वाली उष्णकटिबंधीय वन सदा सुविधा, जिसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जिसे शॉर्ट में TFFF में एक पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने का समर्थन किया है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रख लेना दोस्तों, ये शॉर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। इस उष्णकटिबंधीय वन सदा सुविधा, ये हिंदी नाम हो गया, इसे इंग्लिश का नाम याद रख लिया और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों इसका। अगला पॉइंट देखते हैं। TFFF एक वैश्विक कोष है, ठीक है, जिसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय देशों को वनों की रक्षा और विस्तार के लिए पुरस्कृत करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह सुविधा सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से लगभग 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखता है। लगभग 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, क्या चीज रखता है? अभी जो पढ़े ना हम लोग TFFF, वो चीज। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। फंड का उपयोग उन देशों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा जो वनों के संरक्षण में सफल होते हैं। ठीक है, वनों के संरक्षण में। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत का इसमें शामिल होना उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए सामूहिक वैश्विक कार्यवाही का समर्थन करता है। ठीक है, समझिए। अगला पॉइंट है, यह भारत के जलवायु परिवर्तन शमन और जैव विविधता संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह पहला जलवायु परिवर्तन से लड़ने और कार्बन सिंक को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट पॉइंट है, यह विकास अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कूटनीति और सहयोग से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय 2023-24 के लिए ब्लैक स्पॉट डेटा जारी करेगा। किसके लिए? सड़क परिवहन मंत्रालय 2023-24 के लिए क्या? ब्लैक स्पॉट डेटा। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। अब पॉइंट में देख लेते हैं आपको, बाकी मैं ऊपर जो बोल रहा हूँ उसको भी याद रखना, ये पूरा याद रखना, साथ में जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ
उसको भी याद रखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए और याद रखने के लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं पॉइंट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसे MORTH, जल्द ही वर्ष 2023 और 2024 के लिए सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉट डेटा जारी करेगा, यानी कि 2023 और 2024 के लिए सड़क दुर्घटना, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस डेटा को इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR या एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस यानी कि IRAD प्रणाली के आधार पर संकलित किया गया है, ठीक है। वो अगला पॉइंट देखते हैं, IRAD या EDAR प्रणाली को 2021, ठीक है, 2021 और 2022, ठीक है, के दौरान राज्यों में लागू किया गया था, जो वास्तविक समय में डेटा एकत्र करती है, ठीक है, 2021 और 2022, ठीक है, 21 और 2022, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट देखते हैं, ब्लैक स्पॉट राष्ट्रीय राजमार्गों NHS पर 500 मीटर के महत्वपूर्ण खंड है जहां दुर्घटना दर उच्च होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, मौजूदा प्रणाली के तहत एक खंड को ब्लैक स्पॉट तब माना जाता है जब 3 साल की अवधि में 5 या अधिक घातक दुर्घटनाएं या 10 मौतें हुई हो। मतलब क्या समझे आप लोग? मौजूदा प्रणाली के तहत, ठीक है, एक खंड को ब्लैक स्पॉट तब माना जाएगा, यानी कि ब्लैक स्पॉट तब मानेंगे जब 3 साल की अवधि में 5 या अधिक घातक दुर्घटनाएं, ठीक है, 5 या अधिक घातक दुर्घटनाएं या 10 मौतें हुई हो, ठीक है। ये तब इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक स्पॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लॉक स्पॉट बोलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और संभावित मौतों को रोकने के लिए केंद्रित कार्रवाई करना है, ठीक है। अगला पॉइंट, यह पहल सड़क सुरक्षा और डेटा संचालित नीति निर्माण को बढ़ावा देती है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आखिरी पॉइंट देखते हैं, IRAD ऐप के माध्यम से प्रथम प्रतिक्रियाओं पुलिस द्वारा दुर्घटनाओं को जियो टैग किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? इस IRAD ऐप के माध्यम से। किसके द्वारा? प्रथम प्रतिक्रियाओं पुलिस द्वारा, ठीक है, दुर्घटना को जियो टैग किया जाता है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, शहरी मामलों के मंत्रालय ने डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया। ये डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया। किसके द्वारा किया? किसने किया? शहरी मामलों के मंत्रालय ने, ठीक है। पॉइंट में समझ लेते हैं क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या शामिल है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जिसे DRAP का शुभारंभ किया, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में याद रख लेना, DRAP, और जिसको हम बोलेंगे डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने किया गया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इस कार्यक्रम को
यशो भूमि नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 के दौरान लॉन्च किया गया। नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में किसको? यशो भूमि को, इस गांव को यशो भूमि नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 के दौरान लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है DRAP, एक वर्ष का मिशन मोड पहले, जिसका लक्ष्य शहरी भारत में बचे हुए डंप साइटों कचरे का ढेर, डंप साइटों ने की कचरे का ढेर के उपचार को तेज करना है। डंप साइटों ने कचरे का, जिसका डंप, ये कचरे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य देश को कचरा मुक्त बनाने के स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लक्ष्य का प्राप्त करना, 2.0 के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि इसका उद्देश्य देश को कचरा मुक्त बनाने के स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। अगला पॉइंट है, कार्यक्रम के तहत शहरों को उपचार और अपशिष्ट प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए निष्क्रिय कचरे का उपयोग करने हेतु केंद्रीय और राज्य सड़क एजेंसियों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन ज्ञान प्रबंध इकाई, जिसे KMU और शहरी निवेश विंडो यानी कि UIWIN लॉन्च की। ठीक है, इसको याद रख लेंगे, स्वच्छ भारत मिशन ज्ञान प्रबंध इकाई, जिसे हम KMU और शहरी निवेश विंडो यानी कि UIWIN ये दोनों याद रख लेंगे। ठीक है, और इसका लास्ट पॉइंट है, यह कार्यक्रम शहरी स्वच्छता और पर्यावरण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, फिर अगले देखते हैं, वंदे मातरम रचना के 125 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव। ठीक है, पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव शुरू हुआ। ठीक है, तो अगला पॉइंट, यह स्मरणोत्सव 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा। ठीक है, मतलब कब से कब तक? 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026, यानी कि पूरा 1 साल तक। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में अपने उपन्यास आनंद मठ के लिए की थी। ठीक है, किसके द्वारा की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में अपने जो आनंद मठ का जो उपन्यास लिखे हुए थे आनंद मठ, उसमें ये चीज शामिल है। लेकिन हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं उन्हें वंदे मातरम गीत अच्छा लगा, तो उसमें वंदे मातरम का आनंद मठ से जो लिया हुआ जो गीत था वो वंदे मातरम शामिल हो गया। ठीक है, वंदे मातरम वहीं से आया है। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास से किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, 1875 में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसको पॉइंट है दोस्तों, इसमें इसको आप याद रखना। इसे पहली बार कब गाया गया था? 1996 में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है,
कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है फिर अगला पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। ठीक है, 1950 जब 24 जनवरी 1950 ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, चाहे पीएससी यूपीएससी पेपर हो चाहे पीएससी पेपर हो, ये तारीख वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। वंदे मातरम कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति या एकता का प्रतीक बना था। ठीक है, अगला पॉइंट है इस महोत्सव के हिस्से के रूप में देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, फिर आखिरी पॉइंट है इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को इस गीत के ऐतिहासिक महत्व और योगदान से अवगत कराना है। और ये जरूरी भी है दोस्तों, ताकि हमारे देश के बारे में पता चल सके, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के ऐतिहासिक महत्व को समझ सके, उनके योगदानों को समझ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब। ये याद रखना दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ, पॉइंट्स में समझते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। और ये कई लोग आईपीएल का भी मतलब फुल फॉर्म नहीं जानते, तो इसका आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग, और आरसीबी का फुल फॉर्म है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, याद रखना 2025 का खिताब इतिहास रच दिया। ठीक है, मतलब आईपीएल का खिताब जीत 2025 का खिताब आईपीएल। ठीक है, आरसीबी के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है यह आरसीबी फ्रेंचाइजी का पहला आईपीएल खिताब है जिसने लंबे इंतजार को खत्म किया। ठीक है, अगला पॉइंट है फाइनल मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, फाइनल मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम, ठीक है, यहाँ खेला गया। ठीक है, अगला पॉइंट है आरसीबी ने फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद यानी कि एसआरएच को हराकर ट्रॉफी अपना नाम की। ठीक है, किसको हराकर? एसआरएच को हराकर, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, किसके कौन जीता? आरसीबी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। विराट कोहली को टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया उनके शानदार प्रदर्शन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है जॉश हेजलवुड को उनके उत्कृष्ट गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए पर्पल कैप मिली। ठीक है, अगला पॉइंट, इस जीत ने आरसीबी के प्रशंसकों के बीच उत्साह का माहौल पैदा कर दिया और टीम को एक नया मील का पत्थर दिया। अगला पॉइंट, अगला आईपीएल 2026 सीजन का मेगा ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में आयोजित होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला शुरू करते हैं। ये दिनांक 15 नवंबर 2025, दिनांक 15 नवंबर 2025।
ठीक है। 15/9/2025 शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जनजाति गौरव दिवस 2025 भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। ठीक है, इसमें क्या क्या वो देख लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस भारत में प्रतिवर्ष। ठीक है, अगला पॉइंट, यह दिवस महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आदिवासी नेता। ठीक है, महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, उनकी जयंती मनाई जाती है। अगला पॉइंट है, बिरसा मुंडा 1875 से 1900 को जन्म 15 नवंबर को झारखंड में हुआ था, जो मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान कहते हैं, के नेता थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और मिशनरियों के खिलाफ आदिवासियों को लामबंद किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार ने 2021 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की ताकि जनजातीय समुदाय को योगदान को याद किया जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट, इस वर्ष 2025 समारोह में देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह दिवस विशेष रूप से झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस किस राज्य में? झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य जनजातीय विरासत, संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत बना दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइल करने वाला देश। चलिए दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया हुआ है समझते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत विश्व में छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह उपलब्धि देश की नवाचार यात्रा और अनुसंधान एवं विकास R&D में बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। समझ आ रहा है दोस्तों? अगला पॉइंट देखते हैं। यह प्रगति भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है। घरेलू पेटेंट फाइलिंग की संख्या पहली बार विदेशी फाइलिंग से अधिक हुई, जो स्वदेशी नवाचार में वृद्धि का संकेत है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल IPR पॉलिसी 2016 के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार नीति यानी कि नेशनल IPR पॉलिसी। ठीक है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को 2016 के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। इस वृद्धि का श्रेय स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और MSMEs से बढ़ते योगदान को दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का लक्ष्य ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसको बोलते हैं GII में अपनी रैंकिंग को और बेहतर बनाना है। ठीक, इसको याद रखना दोस्तों, GII जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है,
इसका आखिरी पॉइंट देखते हैं। यह विकास वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने विकसित किए मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल। क्या दोस्तों? मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल किसने विकसित किए? डीआरडीओ ने। इसको याद रखना दोस्तों। डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल जिसे इंग्लिश में MPAUV विकसित किए हैं। ठीक है, ये फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखना। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं या फिर पूछ रहे होंगे। इसी छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। इन वाहनों को मुख्य रूप से वास्तविक समय में पानी के नीचे बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है MPAUV का उद्देश्य नौसेना और तटरक्षक बल के लिए निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, यह अगला पॉइंट है। यह पारंपरिक मैनुअल जांचों को कम करेगा जो समय लेने वाली और खतरनाक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है AUV एक अत्याधुनिक सोनार प्रणाली, सोनार सिस्टम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI तकनीक से लैस है। ठीक है, अगला पॉइंट है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और त्वरित रूप से तैनात किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देती है। ठीक है, स्वदेशीकरण को बढ़ावा देती है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है। इस क्षमता से भारत की समुद्री सुरक्षा तटीय निगरानी में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैं इसको पूरा रिसर्च के बाद इसको मैं शॉर्टकट और पॉइंट के रूप में आपको बता पा रहा हूँ। इसको ढूंढने में बहुत समय लगता है, इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें और ऐसी ढूंढने में मदद मिले और हमें हिम्मत मिले ताकि हम आप तक ये बात पहुंचा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापत्तनम में हुआ। ठीक है, CII, ठीक है, 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन, ठीक है, कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पॉइंट 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, ठीक है, साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, उद्घाटन 14 नवंबर 2025 को किया गया और यह 16 दिसंबर 2025 तक चलेगा, यानी कि ये हो चुका है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वीडियो लाने में देरी हो चुकी थी इस वजह से मैं आपको अभी बता पा रहा हूँ, लेकिन ये हो चुका है इसको, लेकिन ये तारीख याद रखना आप लोग। ठीक है, अगला पॉइंट है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, किसने? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। ठीक है,
क्या किया, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला पॉइंट है शिखर सम्मेलन का विषय अगले दशक के लिए वैश्विक साझेदारी यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द नेक्स्ट डिकेड है। ठीक है, ये इंग्लिश में थोड़ा से समझने के लिए समय लग सकता है आपको, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखना। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन का विषय है यानी कि ये इसका विषय है अगले दशक के लिए वैश्विक साझेदारी, जिसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें भारत और विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के बीच साझेदारी और सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, CII भारत का प्रमुख व्यापारिक संघ है जो आर्थिक विकास के लिए नीतिगत चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इस सम्मेलन में विनिर्माण प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट देखते हैं, यह आंध्र प्रदेश में निवेश और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन मियामी फ्लोरिडा में होगा। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पॉइंट में समझते हैं क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, G20 जिसे हम ग्रुप 20 कहते हैं, शिखर सम्मेलन 2026 के मेजबान शहर की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट है 2026 में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक मियामी फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाएगी। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाएगी। अगला पॉइंट है G20 विश्व की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं का एक समूह होता है जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक, अगला पॉइंट, यह निर्णय 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो ने आयोजित शिखर सम्मेलन के बाद लिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षता में होगा और वैश्विक आर्थिक, जलवायु और स्वास्थ्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, 2026 G20 समिट में भारत की भागीदारी वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहेगी। ठीक है, समझ आ रहा है। अगला पॉइंट है G20 ट्रोइका में 2026 में ब्राजील, पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, वर्तमान और संभवतः एक और देश यानी कि आगामी शामिल होंगे, कोई भी आगामी देश शामिल हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मियामी का चयन वैश्विक कूटनीति और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कूटनीति, वैश्विक कूटनीति और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अपराजिता सारंगी संयुक्त संसदीय समिति की नई अध्यक्ष नियुक्त की। ठीक है, अपराजिता सारंगी संयुक्त संसदीय समिति की नई अध्यक्ष नियुक्त हुई। ठीक है, पॉइंट में समझते हैं, पूर्व IAS अधिकारी और लोकसभा सदस्य अपराजिता सारंगी को एक महत्वपूर्ण संयुक्त संसदीय समिति JPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यह JPC प्रौद्योगिकी, डेटा और डिजिटल प्रशासन ने संबंधित एक विवादास्पद विधेयक की जांच कर रही है। ठीक है,
अगला पॉइंट है, यह नियुक्ति संसद के भीतर राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला पॉइंट है, जेपीसी का अध्यक्ष आमतौर पर सत्तारूढ़ दल या संगठन के सदस्य को बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के सदस्य। ठीक है, जेपीसी का सदस्य हम सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के सदस्य, ठीक है, उसको बनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति को एक विशिष्ट विषय या विधेयक पर गहराई से जांच करने के लिए गठित किया जाता है। ठीक है। सारंगिक का अनुभव उन्हें समिति को प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने में सहायता करेगा। ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, इसको समझना बहुत आसान होता है। इस वजह से मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर इसका जो जानकारी होता है बहुत लंबा होता है, लेकिन मैं इसको आपके सामने छोटे छोटे करके पॉइंट में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला पॉइंट है, यह जेपीसी भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को आकार देने वाले प्रमुख निर्णयों में शामिल होगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, अध्यक्ष का पद समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं और ये आखिरी है। ठीक है। पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति ने 27वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। ठीक है। इसको पॉइंट में समझते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 27वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2025 पर हस्ताक्षर करके उसे कानूनी बना दिया है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस संशोधन को देश की संसद ने हाल ही में पारित किया था। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह अधिनियम देश के सैन्य प्रमुख मिलिट्री चीफ को सर्वोच्च अधिकार प्रदान करता है। मतलब देश के सैन्य प्रमुख यानी कि मिलिट्री चीफ। ठीक है। ठीक है, ये सर्वोच्च अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, अधिनियम देश के सैन्य। ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगला पॉइंट है, इस कदम से नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच शक्ति संतुलन पर गंभीर सवाल उठे हैं। अगला पॉइंट है, आलोचकों का मानना है कि यह संशोधन देश की लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान के शासन और स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, संवैधानिक संशोधन देश की राजनीतिक व्यवस्था में सेना की बढ़ती भूमिका को औपचारिक रूप देता है। ठीक है। और इसका आखिरी पॉइंट, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संवैधानिक विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं कहा ना दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो पॉइंट कर रहा हूँ उसको आप टिक करते जाइए या फिर नोट करते जाइए ताकि आपको क्वेश्चन में आसानी हो समझने के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संवैधानिक विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है। जो मैंने आपको अभी जो बताया भी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हस्ताक्षर किए हैं वो चीज़। ठीक है। जितने भी चीज़ दिया हुआ है, जितने भी पॉइंट दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। ठीक है। चलिए आप ख़त्म करते हैं वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो हमारे वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।